हेलो नमस्कार साथियों, स्वा एग्रीकल्चर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्लांट हार्मोन की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एफसीसी के एसिड के बारे में। यानी कि ओवरऑल हम समझने वाले हैं एफसीसी के एसिड, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में एबीए के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्लांट हार्मोन है ये आपका इनहिबिटर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन जो है कहलाता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि 3 हार्मोन जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होते हैं। उसी में जो हमारे पास यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है ये एक तरह से ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, और इससे पहले हमने इथाइलिन के बारे में भी पढ़ा था, तो वो भी एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन था। तो सिमिलर उसी वे में जैसे हमने अभी तक जो है क्लासेस की हैं इस सीरीज के अंतर्गत, वैसे ही हम एब्सिसिक एसिड के बारे में ओवरऑल सारी की सारी चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि एब्सिसिक एसिड क्या होता है, क्या इसका फंक्शन है, सारे के सारे रोल्स जितने भी इसके जो है प्लांट के अंतर्गत रहते हैं वो सारे के सारे हम समझने वाले हैं। साथ ही कैसे इसकी सिंथेसिस होती है, कैसे ये बनता है प्लांट में, कहाँ पर बनता है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, इसकी डिस्कवरी जो है कैसे हुई थी, कौन कौन से साइंटिस्ट जो है यहाँ पर इन्वॉल्व थे इसकी डिस्कवरी में या इसकी आइसोलेशन में, कैसे पता चला था कि प्लांट के अंतर्गत कोई ऐसा भी हार्मोन पाया जा रहा है जो ओवरऑल जो है प्लांट में ग्रोथ इनहिबिटिंग का कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ये सारे के सारे डाउट आपके आज की क्लास में यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस क्लासेस अभी तक नहीं देखी हुई हैं तो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं इसी सीरीज के अंतर्गत। इस चैनल के अंतर्गत आपको सारी की सारी जो है प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें हमने अदर हार्मोन्स के बारे में जो है बात की हुई है। तो वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, जाकर के जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। चलिए सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर जब भी देखें एब्सिसिक एसिड के बारे में तो इसे जनरली एबीए के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट में इसे एब्सिसिक एसिड को एबीए कहा जाता है। अब देखा जाए ये जो एबी है, देखिए ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है या इसे हम ग्रोथ रिटार्डेंट भी कहते हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी क्लास में देखा था ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ रिटार्डेंट के बारे में। ग्रोथ रिटार्डेंट स्पेसिफिकली ऐसी कुछ फॉर्म्स होती हैं प्लांट हार्मोन्स की या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की जो स्पेसिफिकली आपका जिब्रेलिन को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली जिब्रेलिन को इनहिबिट करती है, और साथ ही साथ कुछ दूसरे हार्मोन जैसे जो ऑक्सिन हो गया उनको भी इनहिबिट करने का काम करती है, उनको सप्रेस करने का काम करती है। यानी ऑक्सिन जो काम कर रहा है, जिब्रेलिन जो काम कर रहा है, ये उस काम में रुकावट पैदा करेगा, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए तो ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के बजाय, रेगुलेट करने के बजाय, ठीक है, रेगुलेशन के अंतर्गत ही, रेगुलेट करने के अंतर्गत ही ये उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी हम रेगुलेट टर्म यूज करते हैं तो उसमें दोनों चीजें आ जाती है, प्रमोशन भी आ जाता है, इनहिबिशन भी आ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान देना आपने, ये जो है ग्रोथ को प्रमोट ना करके, ग्रोथ को बढ़ावा ना दे करके ग्रोथ को ये कम करने का काम करता है, अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेजेस पे। सारी की सारी चीजें हम समझेंगे। और साथ ही देखा जाए तो इसे कॉमनली हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि जब भी पौधे में, कभी भी पौधे में अगर कोई स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन जो है आ जाए, जैसे पौधे को पानी सही से नहीं मिल रहा है, वाटर स्ट्रेस आ गया, धूप ज्यादा चमक रही है, उस पे जो है एक तरह से हीट स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, उस चीज का उसको स्ट्रेस है, या पौधे को जो है कट कर दिया, पौधे की ब्रांच को काट दिया तो उस चीज का उसको स्ट्रेस है। ठीक है, तो ऐसी जो भी स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज पौधे में होती हैं तो उस समय प्लांट के द्वारा ये हार्मोन जो है तैयार किया जाता है। यानी कि स्ट्रेस की कंडीशन में एब्सिसिक एसिड पौधे में निर्मित होता है, इसका निर्माण होता है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी तरह का स्ट्रेस जब पौधे में डेवलप होता है तो ये हार्मोन जो है वहां पर पनपता है, पौधे के अंदर ये तैयार होता है। ठीक है, अब अकरेंस की इसकी बात की जाए तो देखिए कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, तो नेचुरली जो है ये एक तरह से जो मोनोकॉट्स प्लांट है उसमें पाया जाएगा, डाइकॉट्स प्लांट में भी ये पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म्स में भी जो है ये पाया जाता है, और कुछ फर्न्स के अंतर्गत भी हमें जो है ये नेचुरल फॉर्म में देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म जैसे मोनोकॉट, डाइकॉट तो हम जानते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, जिसमें जो है आपके खाद्यान्न फसलों के बीज गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, वो आ जाते हैं। डाइकॉट के अंतर्गत जैसे दालें होगी वो आ जाते हैं। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म यानी कि ऐसे पौधे जिनके सीड के बाहर कोई कवरिंग नहीं होती। देखिए एक होते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हम कह सकते हैं जैसे जो फ्रूट बियरिंग प्लांट होते हैं, जैसे सेब का पौधा है, सेब का एग्जांपल ले लीजिए, जो सेब फ्रूट है, जब आप सेब फ्रूट को काटते हैं तब उसके अंदर से बीज निकलते हैं, तो ऐसे पौधों को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, एंजियोस्पर्म्स जो है ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है जिनके जो सीड्स हैं वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर रहते हैं। ठीक है, किसमें रहते हैं, प्रोटेक्टेड कवरिंग के अंदर रहते हैं।
जैसे फ्रूट है तो फ्रूट देखिए इतना मोटा सा फ्रूट बाहर है, जब उस फ्रूट को काटेंगे तो अंदर जाकर के हमें सीड मिलेंगे। मैंगो देख लीजिए, आम का जो फ्रूट है, गुठली कहाँ पर है, उसकी सीड कहाँ पर है, काफी अंदर है। हमें फ्रूट को काटना पड़ेगा तब जाकर के हमें जो है वहां पर बीज मिलेगा। ऐसे प्लांट्स एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इसी के विपरीत हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जैसे आपने इस तरह के ये जो कोनिफर प्लांट होते हैं, जैसे पाइनस रॉक्स बरबगाई, चीड़ का जो प्लांट होता है, वो आपका ज्यादातर हिली रीजन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के साइड पे पाया जाता है। या पाइनस के अंतर्गत ही आपका सीड्रस हो गया, देखिए देवदार का पौधा वो पाया जाता है, जिसमें इस तरह के कोन्स लगते हैं, कोनिफर्स कहते हैं, ऐसे कोन लगते हैं इन प्लांट्स में। अब इन कोन के अंदर अगर हम देखें तो जब जैसे ये कोन ओपन होगा, इसकी हर एक ये जो शेल है ये ओपन होगी, तो सीड जो है इसके अंदर यहाँ पर हमें दिख जाएगा, बाहर से हमें दिख जाएगा। यानी कि फ्रूट की तरह नहीं है कि हमें इसे काटना है फिर जाकर के अंदर से कहीं सीड निकलेगा, नहीं। ये सिंपल सा है, इसमें कोई आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। अगर हमने थोड़ा इसको शेक कर दिया तो बीज अपने आप ही बाहर गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। तो नेचुरली ये मोनोकॉट्स में, डाइकॉट में, जिम्नोस्पर्म में, और कुछ जो फर्न्स प्लांट होते हैं, फर्न क्या हुए, ये वाली चीजें, ये आपने देखा होगा, ये भी ज्यादातर एक तरह से कहाँ पर पाए जाते हैं, जो ज्यादा वाटर लॉग्ड एरिया हो गए वहां पर पाए जाते हैं, और हिली रीजन में हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं ये जो फर्न्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें नेचुरल तौर पे जो है ये एब्सिसिक एसिड यहाँ पर पाया गया है। ठीक है, और साथ ही देखा जाए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट रहता है पूरी प्लांट बॉडी में, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही ये पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। एब्सिसिक एसिड पूरे पूरे प्लांट बॉडी में जो है फैला हुआ होता है। ठीक है, फ्रूट एंड सीड कंटेन द हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ एबीए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ये फलों में और बीजों में, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हाईएस्ट कंसेंट्रेशन जो है इसकी या तो फल में होगी या तो बीजों के अंतर्गत जो है इसकी पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। आगे बात करते हैं, देखिए इसके बारे में यहाँ पर सिंथेसिस के, यानी कि कैसे जो है इसका निर्माण होता है, इसकी साइट ऑफ सिंथेसिस कहां पर है। तो देखिए नेचुरली देखा जाए तो ये सिंथेसाइज होता है जो एक तरह से परिपक्व और मेच्योर पत्तियां होती हैं, यानी कि जो अच्छे से डेवलप हो चुकी है, विकसित हो चुकी है, ऐसी पत्तियों के अंतर्गत ये बनेगा। पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, हरित लवक जो पाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्लोरोफिल देखने को मिलता है, तो उसी क्लोरोप्लास्ट में जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है, मेजरली पत्तियों के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट में ये बनता है, साइट ऑफ सिंथेसिस इसकी है। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, फ्रूट में प्रोड्यूस होगा, सीड्स में ये प्रोड्यूस होगा, रूट्स जो रहती है जड़ें, ठीक है, जड़ों में ये प्रोड्यूस होगा, और बाकी की जो हरे टिश्यू पौधे में पाए जाते हैं, हरित भाग जो हमें पौधे में देखने को मिलते हैं, वहां पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, अगर देखा जाए, देखिए ये बनेगा सेल के अंदर, कहां पर बनेगा, कोशिका के अंदर। ओवरऑल ये पौधों के इन हिस्सों पे तैयार होता है और इन्हीं हिस्सों में जो है अलग अलग एक्टिविटी ये करता है। बट मेजरली अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो कोशिका है भाई, इन सभी में क्या पाई जाएंगी, कोशिकाएं इनमें पाई जाएगी। कोशिकाओं के अंतर्गत जो भाग होते हैं साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल, साइटोसोल क्या है, एक मेम्ब्रेन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है कोशिका के अंतर्गत, वैसे ही जो है एक और ये जो है आपका सेल वॉल हो गया, कोशिका भित्ति होगी, इसके अंदर जो दूसरी मेम्ब्रेन होती है कोशिका में, वो आपका सेल मेम्ब्रेन, यानी कि या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरे ऑर्गेनलीज देखिए अंदर पाए जा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनलीज जो पाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अलावा देखा जाए तो दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है। ठीक है, वो सारी की सारी जो भी भाग हैं, अंग है, ठीक है, उसके बाहर एक और हमें कवरिंग सी देखने को मिलती है। ठीक है, एक और परत वहां पर होती है, वो ही परत आपकी साइटोसोल होती है, और ये लिक्विड की लेयर एक तरह की है, लिक्विड की एक तरह की परत है। और फिर इसी के अंदर सारा का सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी साइटोप्लाज्म भरा होता है, बट ये साइटोप्लाज्म से अलग है। और सिमिलरली यहाँ पर देखा जाए तो ये भी, इसमें कुछ सॉल्यूट्स होंगे, सॉल्ट्स इसमें होते हैं, एमिनो एसिड इसमें होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें होते हैं, शुगर्स इसमें होते हैं। ठीक है, उससे ये बनी होती है। तो मेजरली इसी लेयर से क्या होता है, एब्सिसिक एसिड की फॉर्मेशन जो यहाँ पर होती है। अभी हम इसके बारे में और भी जानेंगे। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो देखिए कैसे जो है ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रेवल करता है पौधे के अंतर्गत, तो मेनली ये फ्लोएम के थ्रू जो है यहाँ पर ट्रेवल करता है। यानी कि जैसे देखिए पत्तियों से फूड जो है पौधे के अलग अलग भागों में जाता है, तो वो किसकी मदद से जाएगा, फ्लोएम टिश्यू की मदद से जाएगा, जो एक वेस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, तो इसी की मदद से जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है एब्सिसिक एसिड भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। अब वाटर स्ट्रेस के ड्यूरिंग, जैसे कि ड्राउट पड़ गया, भाई सूखा पड़ गया, तो उस समय प्लांट स्ट्रेस में है, उसको मॉइस्चर की जरूरत है। ठीक है, तो उस समय देखा जाए तो ये जो है पौधे की जो जड़ें हैं, क्योंकि पौधे की जड़ों में भी कोशिकाएं हैं, जैसे हमने देखा रूट में ये बन रहा है, तो उस समय ये जाइलम के द्वारा भी ट्रांसलोकेट होता है। ठीक है, पौधे के रूट से ये पौधे के अलग अलग हिस्सों में फैलेगा, किसकी मदद से, जाइलम की मदद से। ठीक है, तो ये ध्यान देना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये रहता है। ओके,
जाइलम के द्वारा भी ये फैलता है ज्यादातर किस कंडीशन में, जब ड्राउट स्ट्रेस हो, जब सूखे वाला स्ट्रेस इसमें देखने को मिले, जब सूखा पड़ा हो। दूसरा, जनरली जो है ये फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो है पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है। अब देखिए बात करते हैं इसकी डिस्कवरी और नाम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए जो एब्सिसिक एसिड है, वो नाम इसको क्यों दिया गया था, इसकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बिकॉज इनिशियली जो है इसकी जो हाई कंसेंट्रेशन है, ठीक है, वो फ्रेशली एब्सिस्ड यानी कि जो गिरती हुई पत्तियां होती हैं, अभी जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं पौधे से, जो गिरने वाली पत्तियां हैं, ठीक है, या देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पत्तियां अब गिरने ही वाली हैं, तो इस समय इसमें सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन किसकी है, एब्सिसिक एसिड की होगी। और एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ फॉल के लिए, फ्रूट फॉल के लिए, या इसके अलावा जो है यहाँ पर देखा जाए तो जो अदर प्लांट के पार्ट है, चाहे बर्ड्स हो, फ्लावर्स हो, अगर वो गिर रहे हैं पौधे से, तो उसमें किसका रोल है, यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में देखा था इथाइलिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बट मेजरली जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये पत्तियां देखिए अब थोड़े ही समय में ये गिरने वाली है यहाँ से, ठीक है, सूख चुकी हैं, अब ये गिर जाएंगे, तो किसकी वजह से गिरेंगी, एब्सिसिक एसिड के बनने से। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से एब्सिशन यानी कि पत्तियों को गिराने का काम कर रहा है, पतझड़ का ये काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, एब्सिसिक एसिड रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया, एब्सिसिक एसिड रखा गया। और ज्यादातर ये पाया गया कि जो पत्तियां अभी अभी गिरी हुई थी पौधे से या गिरने वाली हैं, उसमें इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पर स्टडी ने अप्रूव किया कि ये जो एबीए है ये एक प्राइमरी हार्मोन नहीं है जो पत्तियों को गिराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये एक प्राइमरी हार्मोन नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक तौर पे यही एक कारण नहीं है कि पत्तियां पौधे से गिर रही हैं। ठीक है, बट फिर भी देखा जाए इसका जो नाम है वो इसी तरह का रखा गया, यानी कि जैसे हमने पहले देखा कि इथाइलिन भी रिस्पॉन्सिबल है भाई, तो इसलिए यहां पर कहा गया कि सिर्फ एब्सिसिक एसिड नहीं है, कुछ और भी हो सकता है भी वहां पर जो पत्तियों को गिरा रहा है। बट फिर भी इसका नाम नहीं बदला गया, नाम इसका फिर भी एब्सिसिक एसिड ही रहने दिया, क्योंकि ये एब्सिशन कॉज कर रहा है, लीफ फॉल कॉज कर रहा है, पतझड़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए इसकी डिस्कवरी में जो अदर साइंटिस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व रहे और समय समय पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे देखिए 1940 में 1940 में जो है यहाँ पर टॉर्स्टन हैम्बर्ग के द्वारा एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर किए गए। इन्होंने क्या रिपोर्ट किया, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो ग्रोथ इनिबिटर की प्रेजेंस है वो कहाँ पर इन्होंने पाई, कि जो डोरमेंट पोटैटो है, ऐसे पोटैटो जिसमें से जो है एक तरह से जो स्प्राउट है वो नहीं निकल रहा है। ठीक है, स्प्राउटिंग नहीं हो रही है, उससे उससे कलिका नहीं निकल रही है, उसमें से बड नहीं निकल पा रहा है, ऐसे आलू। ठीक है, उसमें इन्होंने पाया कि ये ऐसा कोई कंपाउंड पाया जा रहा है जो इसको स्प्राउट नहीं होने दे रहा है, आलू में जो है वो कल्ले नहीं फूटने दे रहा है, एक तरह से स्प्राउटिंग नहीं आने दे रहा है। और दूसरा एक प्लांट होता है एच, जिसे हम फ्रेजिनस एक्सेलियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेजिनस एक्सेलियर है, ये जो प्लांट है, ये प्लांट मोस्ट कॉमनली अगर देखा जाए इसे हम ऐश प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों में जो है व्हाइटिश कलर की ऐश हमें देखने को मिलती है। ये आपका ओलियसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जो ओलिव फैमिली जिसे हम कहते हैं, ओलिव फैमिली के अंतर्गत ये पौधा आता है। तो इसमें भी एक्सपेरिमेंट हुआ और साथ ही साथ जो है डोरमेंट पोटैटो भी देखे गए, कि ऐसे पोटैटो जिनमें जर्मिनेशन नहीं हो रही, जर्मिनेशन यानी कि स्प्राउटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे आलू देखे गए। फिर यहाँ पर देखा गया कि इन्होंने क्या किया है, ये जो कंपाउंड पाया जा रहा है वहां पर, इन पोटैटो में जो कंपाउंड पाया जा रहा है या ऐश में जो कंपाउंड पाया जा रहा है, ठीक है, ऐश के पौधे में जो कंपाउंड पाया जा रहा है, उसने क्या किया है, जो इंडोल एसिटिक एसिड है, जो ऑक्सिन है, जो यहाँ पर इस स्प्राउटिंग को प्रमोट करता, उसको इसने इनहिबिट करके रखा है। ठीक है, और इनकी कंसेंट्रेशन कब जो है यहाँ पर कम होती है, अगर हम यहाँ पर बात करें, कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज व्हेन द बर्ड रिज्यूम्ड ग्रोथ। और ये जो कंसेंट्रेशन है एब्सिसिक एसिड की, वो कम कब होती है, जब जो है यहाँ पर ग्रोथ एक तरह से धीरे धीरे आने लगती है, तब वो जो कंपाउंड है, एक स्पेसिफिक कंपाउंड, वो कम होने लग जाता है, और वही कंपाउंड आपका एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, तो सीधा सा ये एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा गया। इन्होंने पोटैटो में देखा, इन्होंने आलू में देखा कि आलू जो है स्प्राउटिंग उसमें नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, इन्होंने कंपाउंड देखा उसमें कि एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, फिर ऐश में भी यही किया गया, पौधे में भी यही देखा गया, ऐश के प्लांट में देखा गया कि जो बर्ड्स हैं वो प्रॉपर वे में ओपन नहीं हो रहे हैं, बट कुछ समय बाद वो ओपन हो जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे जैसे ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, फिर धीरे धीरे जो ग्रोथ का टाइम आया और समय के साथ साथ वो जो कंपाउंड कम हुआ, तब यहाँ पर जो है ग्रोथ प्रमोट हुई। ठीक है, इसके बाद 1963 में ईगल और वेरिंग के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया, इन्होंने आइसोलेशन की,
ठीक है। इन्होंने इस ग्रोथ इनहिबिटर की आइसोलेशन की बर्च के प्लांट से। एक बर्क का प्लांट रहता है, बेटुला प्यूबिसेंस हम इसे कहते हैं। ये भी यूरोपियन प्लांट है एक तरह का, ज्यादातर यूरोप में पाया जाता है, ठीक है। यूरोप कंटिनेंट का एक प्लांट है। इन्होंने शॉर्ट डे कंडीशंस में, यानी कि जब जो है दिन छोटे रहते थे उस समय की यहाँ पर इन्होंने देखा कि कम रोशनी में जब ये पौधा जो है आपका उग रहा था, तो उस समय इन्होंने पाया एक कंपाउंड उसमें है जो इस समय ज्यादा उसमें बन रहा था जब लाइट नहीं थी, ठीक है। तब ज्यादा बन रहा था तो उन्होंने उस कंपाउंड को आइसोलेट कर दिया, बर्क के प्लांट से जो है इसको आइसोलेट किया। किसको? एफसीसी के एसिड को, ठीक है। उसको आइसोलेट किया। फिर इसी प्लांट की जो नई पौध इन्होंने तैयार की थी उसमें उसका छिड़काव कर दिया। बड़े पौधे से आइसोलेट किया और छोटी जो पौध उसकी तैयार की थी, सीडलिंग तैयार की थी, उस पे इन्होंने इसका छिड़काव कर दिया। तो इन्होंने पाया कि जो ग्रोथ थी वो पूरी तरह से रुक गई है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ पा रही है, ग्रोथ रुक गई है। तो ये इन्होंने यहाँ पर पाया, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने ये भी कंक्लूड किया यहाँ पर कि बर्ड डोरमेंसी का जो रीजन है वो यही है, ठीक है, कि ये जो नई पौध थी ये डेवलप क्यों नहीं हो पा रही, या यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो मेच्योर प्लांट था उसका जो बर्ड्स है, उसमें जो फ्लावर बर्ड आ रहे हैं, नए वेजिटेटिव बर्ड आ रहे हैं, वो फूल क्यों नहीं रहे जल्दी। तो उसमें उन्होंने पाया कि ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो केमिकल कंपाउंड है ये रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। और इसलिए इन्होंने इसका नाम दिया यहाँ पर डॉर्मिन, क्योंकि ये क्या कॉज कर रहा है? बर्ड डॉर्मेंसी कॉज कर रहा है। इसलिए इसका नाम उस वक्त क्या दिया गया? डॉर्मिन दिया गया। अभी तक देखिए नाम नहीं दिया गया है, यहां पर भी नाम नहीं दिया गया, बस एक कंपाउंड निकाला गया और उसको एक तरह से यूज किया गया और उसका ये पता किया गया कि वो जो है डिफरेंट जो दूसरे हार्मोन जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन को सप्रेस कर रहा है। यहां पर देखा गया कि वो जो है बर्ड डॉर्मेंसी को लाने का काम कर रहा है। उसने जो है एपिकल ग्रोथ को कम कर दिया है। अब एपिकल ग्रोथ कौन करता है? ऑक्सिन करता है। अब जब उस पे एब्सिसिक एसिड का छिड़काव किया गया तो वो कम हो गया, यानी कि ये ऑक्सिन के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है। वैसे ये सिमिलरली जिब्रेलिन का भी इफेक्ट को क्या करता है? सप्रेस करता है, ठीक है। ये देखा गया। इसके बाद 1965 में जो है ओहकुमा एट ऑल, ओहकुमा और उनके बाकी जो साथी थे उनके द्वारा जो है आइसोलेट किया गया इसी इनहिबिटर को, इसी कंपाउंड को आइसोलेट किया गया कॉटन के फ्रूट से, ठीक है। कपास के फ्रूट से, बॉल से जो है निकाला गया और फिर इन्होंने इसको नाम दिया एब्साइसिन 2। क्या नाम दिया? एब्सिसिन 2 जो है इसको नाम दिया। फिर 1965 में जो है कॉर्नफोर्थ और उनके कोवर्कर्स ने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो डॉर्मिन है भाई और एब्सिसिन एसिड है वो केमिकली एक ही है। इन्होंने यहां से निकाला कॉटन के फ्रूट से और इन्होंने जो है किससे निकाला था? बर्क के प्लांट से। बट देखा इन्होंने केमिकली कि दोनों जो है केमिकली सेम है। तो इन्होंने यहां से अनुमान लगाया कि पौधे जो हैं ऐसा एक कंपाउंड डेवलप कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पौधे में सुप्त अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो बड डोरमेंसी हो चाहे फिर वो सीड डोरमेंसी हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे पता चलने लगा। दे गेव द कॉमन नेम एब्सिसिक एसिड। फिर इनके द्वारा देखिए यहाँ पर कॉर्नफोर्थ एंड को वर्कर्स के द्वारा फिर इसको फाइनली एब्सिसिक एसिड का नाम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर रहता है। ज्यादातर श्रेय किसको जाता है? यहाँ पर देखिए हुकुमा का हम नाम सुनते हैं जब भी एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, क्योंकि इन्होंने आइसोलेट किया था और प्रॉपर्ली एब्सिसिन 2 इसको नाम दे दिया था, तो इसलिए इनका नाम थोड़ा ज्यादा चलता है। बाकी हर एक साइंटिस्ट की देखिए यहाँ पर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन रही है। इसके बाद देखिए बात करते हैं सीधे अब इसके बायोसिंथेसिस के बारे में कि कैसे जो है इसका निर्माण होता है। तो देखिए दो पाथवे होते हैं इसके निर्माण के, एक होता है डायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे क्या होता है भी? मेवलॉनिक एसिड पाथवे हम इसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर मेवलॉनिक एसिड एक मेजर सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है और उसी में डिफरेंट एंजाइम जो है एक्टिविटी दिखा करके फर्दर वो लास्ट में जो है कन्वर्ट होकर के किसमें बनता है? एब्सिसिक एसिड का निर्माण वो करता है। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखिए एबीए सिंथेसाइज डायरेक्टली फ्रॉम मेवलोनिक एसिड, ठीक है, एमवीए के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इस पाथवे में, डायरेक्ट पाथवे में मेवलोनिक एसिड से जो है यहाँ पर एबीए फॉर्म होता है। वाटर स्ट्रेस और ड्राउट कंडीशन अगर है तो उस समय ये मेवलोनिक जो पाथवे है ये और ज्यादा तेजी से वर्क करता है और स्ट्रेस कंडीशन में जो है यहाँ पर इस हार्मोन को डेवलप करने में मदद करता है। जो स्टेप्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं अर्ली, ठीक है, जो अर्ली स्टेप्स हैं, ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पर कॉमन विद द बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन, स्टीरॉल, कैरोटीनॉइड एंड अदर आइसोप्रिनॉइड्स, ठीक है, जितने भी हमारे पास ये वाले कंपाउंड्स हैं, हमने स्टार्टिंग में जो भी इनकी सिंथेसिस देखी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, ये डिफरेंट कंपाउंड्स में जो है ऑक्सीडाइज होते हैं, तो सिमिलरली इसी तरीके से जो है यहाँ पर ये चलता है। जो
बायोसिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड है वो भी आपका, जैसे हमने जिब्रेलिन में बात की थी कि धीरे धीरे कंपाउंड में ये कन्वर्ट होकर के जो है फाइनली ये सिंथेसाइज होता है, फाइनली ये बनता है। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली इन कंपाउंड की तरह इसके इनिशियल सिंथेसिस यहाँ पर होती है। मेवलोनिक एसिड आपने ध्यान रखना है, ये जो है एक मेजर डायरेक्ट पाथवे का आपका सबस्ट्रेट रहता है जो एब्सिसिक एसिड का निर्माण करेगा। तो देखिए ध्यान देना, यहाँ पर मेवलोनिक एसिड आपको याद रखने की बात है। इसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, आइसोपेंटीनाइल पायरोफॉस्फेट में ये कन्वर्ट होगा, आईपीपी जिसे हम कहते हैं। यही जो है आपका फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट यानी कि एफपीपी में कन्वर्ट होता है और फाइनली जो है एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो ये पाथवे एक हो गया हमारे पास बायोसिंथेसिस का। ठीक है, दूसरा हमें याद रखने वाली बात है यहाँ पर इनडायरेक्ट पाथवे। यहाँ पर कैरोटीनॉइड और जो ज़ैंथोफिल पाए जा रहे हैं पौधे में, उससे जो है एब्सिसिक एसिड का निर्माण होता है। कैरोटीनॉइड हो गए, ज़ैंथोफिल हो गए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के अंतर्गत, उनसे क्या बन रहा है, एब्सिसिक एसिड बन रहा है। तो दो पाथवे, एक मेवलोनिक एसिड से बनता है, दूसरे में जो है यहाँ पर कैरोटीनॉइड से या ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं उनसे बनता है। मेजर पाथवे है यही बायोसिंथेसिस का, जो हाइयर प्लांट से बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ज्यादातर कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल से ही क्या बनता है, आपका एब्सिसिक एसिड जो है तैयार होता है। और ये ऑक्सीडेशन से होगा, जैसे यहाँ पर ज़ैंथोफिल या कैरोटीनॉइड्स क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो इससे जो है ये क्या है, फॉर्म होगा। ठीक है, इनके ऑक्सीडेशन से जो है ये फॉर्म होगा। इसलिए यहाँ पर भी हमने कहा था कि सिमिलर स्टेप्स जो है यहाँ पर इसके तरह रहते हैं कि स्टार्टिंग में जो भी इनके प्रिकर्सर्स हैं उनसे जो है ऑक्सीडाइज वो प्रिकर्सर होते हैं और फिर लेटर स्टेप्स के थ्रू जो है फाइनली सिंथेसाइज होते हैं ये हार्मोन्स। और इसके अलावा देखा जाए, देखिए यहाँ पर वाइलोजेंथिन इज द प्रिंसिपल प्रिकर्सर ऑफ एबीए। ये ध्यान देना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहता है जानना कि प्रिकर्सर कौन सा है। जैसे जो इनडायरेक्ट पाथवे है उसमें मेजर प्रिकर्सर जो है वाइलोजेंथिन हो गया, ठीक है, और डायरेक्ट पाथवे में हमारा मेवालोनिक एसिड हो गया। तो इतना याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, आगे देखिए बायोसिंथेटिक सीक्वेंस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो जियाजेंथिन है, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जियाजेंथिन कंपाउंड है भाई। जियाजेंथिन में देखा जाए यहाँ पर तो जो एंजाइम है, जेप एंजाइम जिसे हम कहेंगे, जियाजेंथिन एपोक्सीडेज, ठीक है, जो एपोऑक्सीडेज है ये क्या करता है, यहाँ पर वर्क करता है और ये कन्वर्ट कर देगा इसको वाइलोजेंथिन में। तो वाइलोजेंथिन एक मेजर प्रिकर्सर यहाँ पर तैयार हो गया। फिर यही वाइलोजेंथिन जो है 9-सिस न्यूजेंथिन में कन्वर्ट होता है, जहां पर 9-सिस एपोक्सी कैरोटीनॉइड डिऑक्सीनेज जो है यहाँ पर काम करता है और ये इसको कन्वर्ट कर देता है ज़ेंथोजल में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, ज़ेंथोजल या ज़ेंथोक्सिन भी हम इसे कहते हैं। इस कंपाउंड में बदल दिया। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज फिर इस कंपाउंड पे एक्टिविटी करेगा, ये एंजाइम यहाँ पर एक्टिविटी करके जो है इसको एब्सिसाइल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और फिर एब्सिसाइल एल्डिहाइड में जो है यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीडेज वर्क करेगा, ठीक है, एक्टिविटी दिखाएगा ये एंजाइम। और साथ ही साथ किसकी प्रेजेंस में भी, मोलिब्डेनम एक कोफैक्टर यानी कि एक मेजर कंपोनेंट के तौर पे यहाँ पर काम करता है, जो इस एंजाइम को मदद करता है एब्सिसाइल एल्डिहाइड को एब्सिसिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट ये हमारे पास रहता है कि जो इनडायरेक्ट पाथवे है जहां पर वाइलोजेंथिन जो है एक मेजर प्रिकर्सर है एबीए का, वहां पर कौन सा कोफैक्टर जो है यहाँ पर वर्क करता है और कोफैक्टर की मदद से, उसी कोफैक्टर की मदद से जो है फाइनली जो इंटरमीडिएट प्रिकर्सर है, इमीडिएट प्रिकर्सर कौन सा है, एब्सिसाइल एल्डिहाइड है। इस इमीडिएट प्रिकर्सर पे जो है यहाँ पर एल्डिहाइड ऑक्सीडेज और मोलिब्डेनम एज अ कोफैक्टर वर्क करते हैं। मोलिब्डेनम एज अ कोफैक्टर, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एज एन एंजाइम, और एंजाइम को ये एक तरह से और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं कोफैक्टर। तो फिर जाकर के फाइनली ये कन्वर्ट कर देता है एब्सिसिक एसिड में इस कंपाउंड को। तो ये मोलिब्डेनम जरूर याद यहाँ पर रखना है, एक कोफैक्टर के रूप में एब्सिसाइल एल्डिहाइड पे एक्टिविटी करता है और एब्सिसिक एसिड बनाने में जो है मदद करता है। क्लियर है भाई, तो ये ध्यान देना आपने। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम्स थे जो हमने तीन यहाँ पर एंजाइम्स देखे, जियाजेंथिन एपोक्सीडेज हो गया या एनसीईडी हो गया, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज हो गया। तो ये यहाँ से भी आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, यही जो एंजाइम है ये हमने यहाँ पर इसमें टेबल बनाया आपके लिए, तो टेबल से आप इजिली इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या करता है अभी, जेप जो है जियाजेंथिन से वाइलोजेंथिन बनाएगा, और आपका जो एनसीईडी है ये वाइलोजेंथिन और जो न्यूजेंथिन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, उससे
ज़ेंथोक्सल या ज़ेंथोसिन में जो है ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ज़ेंथोसिन में भी आपका क्या कहते हैं इसे ज़ेंथोज़िन में, ठीक है, ज़ेंथोज़िन में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद जो है एल्डिहाइड ऑक्सीडेज फाइनली जो है ज़ेंथोज़ल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एबीए में जो है यहाँ पर ये फाइनली इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं हमारे पास, तो ध्यान देना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज फिर लास्ट में यहाँ पर फिर से वर्क करके मॉलिब्डेनम कोफैक्टर के साथ कन्वर्ट कर देता है फाइनली इसको एब्सिसिक एसिड में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। एंजाइम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में, क्या इसके काम है, एब्सिसिक एसिड के क्या काम होते हैं। तो देखिए स्टोमेटल क्लोजर इसका काम है एब्सिसिक एसिड का, यानी कि जैसे भी प्लांट में स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं तो उस समय जो है स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि वहां से ट्रांसपिरेशनल लॉस ना हो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पानी का लॉस ना हो, क्षति ना हो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो इसका कहलाता है। स्टोमेटल क्लोजर को रेगुलेट करना ड्राउट और वाटर स्ट्रेस के ड्यूरिंग, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो लॉस ना हो पौधे से। साथ ही जो है यहाँ पर ये पोटेशियम अपटेक को इनहिबिट करता है। गार्ड सेल अब पोटेशियम को अपटेक नहीं करती जब एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जिसके कारण जो है यहाँ पर मैलिक एसिड क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, मैलिक एसिड यहाँ पर लॉस हो जाता है। वैसे मैलिक एसिड जो है एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर के तौर पे, स्टोर के तौर पे या कार्बन स्टोर के तौर पे जो है यहाँ पर पौधों में काम करता है और स्टोमेटा में काम करता है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अगर जरूरत है यहाँ पर कार्बन कंपाउंड और दूसरे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत रहती है तो उसको भी अवेलेबल कराता है। तो मैलिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो सॉल्यूट की तरह ही फंक्शन कर रहा है, सॉल्यूट बैलेंस बनाने का ही काम करता है पौधे में, बट मेजरली एज अ कार्बन स्टोरर जो है इसका रोल रहता है यहाँ पर। तो देखिए जैसे ही एब्सिसिक एसिड जो है यहाँ पर फॉर्म होता है तो जो पोटेशियम अपटेक है गार्ड सेल के द्वारा वो जो है कम हो जाता है। अब पोटेशियम अपटेक जैसे ही कम होगा, पोटेशियम अपटेक से क्या होता है, एक जो आयनिक पोटेंशियल है वो तैयार होता है स्टोमेटा में, और जैसे आयनिक पोटेंशियल तैयार होगा वो टर्गर प्रेशर के थ्रू ओपन कर देगा, गार्ड सेल जो है टर्गर प्रेशर के थ्रू ओपन कर देंगी स्टोमेटा को, ठीक है, और गार्ड सेल ओपन हो जाएंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। बट जैसे ही पोटेशियम का अपटेक कम हो गया, रुक गया एब्सिसिक एसिड के बढ़ने के कारण, तो वैसे फिर वो एक तरह से श्रिंक्ड टाइप रहती हैं और क्लोज रहती हैं, ठीक है, जो गार्ड सेल होती है और क्लोज रहेंगी तो वो स्टोमेटा को भी क्लोज रख रही हैं, ठीक है। तो यानी कि सीधी सी बात, पोटेशियम अगर कंटिन्यूसली जाता रहेगा गार्ड सेल में तो वो ओपन कर देगा स्टोमेटा को, क्योंकि उसमें टर्गर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। बट जब पोटेशियम अपटेक जो है रुक जाता है तब टर्गर प्रेशर जनरेट नहीं होता और वो स्टोमेटा को ओपन नहीं कर पाता, यानी कि इस कारण से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो देखिए गार्ड सेल का जो टर्गर प्रेशर है वो कम हुआ, जिसके कारण जो स्टोमेटा क्या हो गए, क्लोज हो गए। ट्रांसपिरेशन को ये कम कर देगा, जो वाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं वो कम हो जाता है, यानी कि जो लॉस है वेपर फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू वाटर का वो कम हो जाता है, क्योंकि पहले से ही वाटर स्ट्रेस है भाई। और इसलिए देखा जाए यहाँ पर कि स्ट्रेस कंडीशन में डेवलप होता है, इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, सीड और बड डोरमेंसी ये कॉज करता है। हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि सीड डोरमेंसी को कॉज करने वाला, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। दूसरी तरफ सीड डोरमेंसी को कॉज करने वाला जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। सीड डोरमेंसी हो चाहे बड डोरमेंसी हो, दोनों कौन कॉज करता है, यानी कि जो भी फ्लावर बड है, वेजिटेटिव बड है, कुछ समय के लिए वो डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वो चले जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे उनमें डेवलपमेंट होती है तो फिर एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होने लगती है, तब बड डोरमेंसी जो है ब्रेक हो जाती है। ग्रोथ ऑफ लेटरल एंड एपिकल बड को सप्रेस कर देना इसका काम है, ना तो ब्रांचेस को बढ़ने देता है ये, ना पौधे की हाइट बढ़ने देगा अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। साथ ही देखा जाए तो ये प्री मेच्योर जर्मिनेशन के लिए भी यहाँ पर जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी कि कई बार ये एक तरह से क्या करता है, ये जो है बचाता है। जैसे हम बीजों को रख दिया है हमने, ठीक है, अब बीज जो है रखे रखे एक तरह से जर्मिनेट नहीं होते, जब तक हमने उसको पैकेट में रखा है, स्टोर में रखा है, वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वहां पर कंसंट्रेशन है एबीए की, तो उसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो भी कारण है, बट जो मेजर कंसंट्रेशन पाई जा रही है इसकी उसके अंदर, बीजों के अंदर एब्सिसिक एसिड की, तो ये उसको ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने से बचाता है, ठीक है। तो कहीं तो रोल सही है, बाकी कहीं पर ये हानिकारक भी है। अब एबीएल लेवल डिक्रीजेस बिफोर डोरमेंसी इज ब्रोकन है, ठीक है, जो एबीएल लेवल है वो कम हो जाता है, उसके बाद फिर डोरमेंसी जो है यहाँ पर टूटती है नेचुरल तौर पे। बाकी हम दूसरे हार्मोन्स की एप्लीकेशन से जो है इसके सप्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर GA3 एप्लीकेशन कर दो, ये सप्रेस हो जाएगा, तो तब जाकर के यहाँ पर जो है डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। जिब्रेलिन डोरमेंसी को जो है एक तरह से क्या करता है, अगर देखा जाए डोरमेंसी ब्रेकिंग को प्रमोट करता है, यानी कि जिब्रेलिन का हम यूज करते हैं डोरमेंसी को ब्रेक करने में, डोरमेंसी को तोड़ने में। वहीं पर जो डोरमेंसी कौन कॉज करता है, एबीए कॉज करता है, यानी एबीए डोरमेंसी
चाहे वो बड डोरमेंसी हो, सीड डोरमेंसी हो, उसका कारण है। इसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन इसका कि सीड डेवलपमेंट और जर्मिनेशन में इसका क्या रोल है भाई। ठीक है, एबीए जो है यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियोज और बीज में तैयार होता है। ठीक है, अब इसके कारण जो है वीवी पेरी से बच जाता है, जिसे हम प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। प्रिकॉशियस जर्मिनेशन क्या मतलब हुआ कि बीज अभी फ्रूट के अंदर ही है। ज्यादातर पपाया फ्रूट हो गया, उसमें भी हमें ये जर्मिनेशन देखने को मिलती है, प्रिकॉशियस जर्मिनेशन। यानी कि ये पपाया फ्रूट है, इसके अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, जो सीड है वो जर्मिनेट होने लग जाते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रिकॉशियस जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये उस चीज से बचाता है, यानी कि अगर एबीए की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, फ्रूट में अच्छी है, तब वो प्रिकॉशियस जर्मिनेशन जो एक वीवी पेरी कहलाएगी, यानी कि अभी तक फ्रूट से सीड अलग भी नहीं हुआ, वो फ्रूट के अंदर अंदर ही जो है एक तरह से जर्मिनेट हो गया, उसे वीवी पेरी हम कहेंगे। ठीक है, तो उससे जो है ये बचाता है, ये ध्यान रखना है। ये फ्रूट के अंदर ही सीड को जर्मिनेट होने से बचाता है, क्योंकि अगर फ्रूट के अंदर ही सीड जर्मिनेट हो जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए इनहिबिट एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के लिए जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज को कौन बनाता था, जिब्रेलिन बनाता था, प्रमोट करता था उसको, हमने देखा है, देखिए जिब्रेलिन वाली क्लास में। जिब्रेलिन अल्फा अमाइलेज को बनाने का काम करता था, जो जर्मिनेशन करने में योगदान देगा। बट एब्सिसिक एसिड ने जिब्रेलिन को सप्रेस कर दिया, तो अब वो जिब्रेलिन फिर अमाइलेज नहीं बना पाएगा, सीधी सी बात यहां पर है। ठीक है, एक्सोजीनस एबीए सप्रेसेस जर्मिनेशन ऑफ नॉन डोरमेंट सीड, यानी कि अगर जो है जरूरी नहीं ये एम्ब्रियो में ही पाया जाए एब्सिसिक एसिड तभी ये डोरमेंसी कॉज करेगा, नहीं, अगर ये सीड की बाहरी परतों में भी पाया जा रहा है तब भी ये डोरमेंसी कॉज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जर्मिनेशन जो है यहाँ पर वापस से होने लग जाती है बीजों की, जब एबीए का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, या हम इसको जो है रिमूव कर देते हैं, या हम किसी दूसरे जिब्रेलिन का स्प्रे करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण यह है। आगे बात करेंगे यहाँ पर सेनिसेंस और एब्सिशन में इसका काम है, जो मेजर रोल है भाई इसका। लीफ सेनिसेंस और एब्सिशन का काम करेगा, पत्तों को गिराने का, फ्रूट को, फलों को गिराने का काम करेगा, फूलों को गिराने का काम करेगा। लीफ येलोइंग में रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि स्टार्टिंग में ये ऐसा करेगा, पत्तियों को पहले येलो करेगा, फिर सुखा देगा, फिर पत्तियां जो है गिर जाएंगी, और कई बार डायरेक्ट येलो लीव्स ही क्या हो जाती हैं, फॉल हो जाती हैं, सूखने से पहले ही वो गिर जाती हैं। ठीक है, एबीए कंसेंट्रेशन इंक्रीजेज इन एजिंग लीव्स। ज्यादातर देखा जाए तो ये जो ओल्ड पत्तियां हैं, पुरानी हो रही पत्तियां हैं, इनमें ज्यादातर कंसेंट्रेशन पाई जाती है एबीए की, ये ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेनिसेंस को प्रमोट करने वाला हार्मोन है, यानी कि पौधे को बुढ़ापे की ओर ले जाने वाला। ठीक है, ये हार्मोन जो है यहाँ पर रहता है। इसके बाद जियोट्रोपिज्म, यानी कि जिसे हम ग्रेविट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं, जैसे जो जड़ें हैं, जड़ें हमेशा नीचे की ओर ही क्यों जाती हैं धरती में, वो ऊपर की ओर क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि उनमें पाया जाता है एब्सिसिक एसिड, और एब्सिसिक एसिड की जो मूवमेंट होती है वो बेसिपिटल मूवमेंट होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ये जाता है। तो ये क्या करेगा, जड़ें हैं, जड़ें मिट्टी के अंदर तैयार हुई, तो इसने क्या किया, स्टार्टिंग में जो जड़ तैयार हुई उसकी टिप में ज्यादातर ये जो रूट कैप होती है भाई, जो रूट कैप होती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू पाए जाते हैं उनकी भी जो कैप होती है, ठीक है, उसे रूट कैप कहते हैं, जो उनको बचा करके रखता है, तो उसमें ये सिंथेसाइज होगा, तो ये ऊपर की ओर तो आएगा नहीं, तो उसकी ग्रोथ को नीचे की ओर जो है ये धकेलता है। अपने आप से तो क्या कर रहा है, अपनी ओर से तो ये ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, बट टेक्निकल वे में देखा जाए तो वो जो है एक तरह से हमारे लिए एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से हो या प्लांट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से वो ग्रोथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है, बट एक तरह से अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो है डाउन इसको ले जा रहा है किसी प्लांट पार्ट को, तो वो बोटेनिकली देखा जाए तो वो क्या है, सप्रेशन है ग्रोथ की, जो डाउनवर्ड मूवमेंट करा रहा है ये पौधे की, सप्रेशन है बोटेनिकली। बट अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखें, प्लांट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये एक तरह से कैसा है, ये ग्रोथ है। ठीक है, तो इसलिए देखा जाए तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, एबीए की वजह से ही जो है जड़ें नीचे की ओर जा पाती हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये लाइट से भी बचता है एबीए, जैसे स्टार्टिंग में अभी हमने जो एग्जांपल देखा कि लाइट जब कम थी, शॉर्ट डी जब लेंथ थी, उस समय ये ज्यादा बन रहा था पौधे में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर, प्रोड्यूस्ड मेनली इन दी रूट कैप, रूट कैप में ये बनेगा और रूट को नीचे की ओर ये लेता जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ाएगा नहीं उसको, नीचे की ओर उसको लेता जाएगा। ठीक है, यानी कि मूव्स बेसिपिटली एंड एक्ट एज ग्रोथ इनहिबिटर टू फैसिलिटेट डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। देखिए, फैसिलिटेट कर रहा है ये डाउनवर्ड ग्रोथ को, बट ग्रोथ को ये इनहिबिट कर रहा है। ये क्यों कहा यहाँ पर, जैसे मैंने पहले आपको बताया यहाँ पर कि बोटेनिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नीचे की ओर, जमीन की ओर ले जा रहा है, ऊपर की ओर थोड़ी ग्रोथ करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सप्रेशन कर रहा है एक तरह से, बट टेक्निकल वे में तो ये लंबाई बढ़ा दे रहा है रूट की, जो सही है पौधे के लिए। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। जियोट्रोपिज्म क्या हुआ भाई,
धरती की ओर जो ग्रोथ करते हैं प्लांट पार्ट, ठीक है। जैसे रूट है धरती की ओर ग्रो करती है, जियोट्रोपिज्म। पौधे का ऊपरी हिस्सा है, ये वाला भाग है, लाइट की ओर ग्रो करता है, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। फ्लावरिंग के लिए भी देखा जाए यहाँ पर देखें तो फ्लावरिंग को ये इनहिबिट करता है जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनमें, ठीक है, जो एक तरह से दीर्घ दीप्तिकाल वाले पौधे होते हैं। और देखा जाए जो फ्लावरिंग को शॉर्ट डे में क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा, ठीक है। शॉर्ट डे में प्रमोट करेगा फ्लावरिंग को, लॉन्ग डे में ये इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग को, ये बात ध्यान रखनी है। एक्ट एज एंटागोनिस्टिकली, एंटागोनिस्टिकली क्या होता है, जिब्रेलिन को ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है, यानी कि जहां पर जिब्रेलिन होगा वहां पर इसकी मात्रा अगर बढ़ गई तो उसको सप्रेस करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं एक दूसरे पे, यानी कि एब्सिसिक एसिड कम है, जिब्रेलिन ज्यादा है, तो जिब्रेलिन एब्सिसिक एसिड को जो है सप्रेस कर देगा। अब देखा जाए यहाँ पर जिब्रेलिन कम है, एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये उसको सप्रेस कर देगा जिब्रेलिन को। तो इस तरह से इनमें एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी देखी जाती है कि एक जो है दूसरे की एक्टिविटी को इफेक्ट करने का काम करता है। और मेजरली एब्सिसिक एसिड आपका जिब्रेलिन की एक्टिविटी को इफेक्ट करने का काम करता है। कैम्बियल एक्टिविटी में रिस्पॉन्सिबल है ये, कैम्बियल यानी कि छाल के जो अंदर वाला हिस्सा है जिसके थ्रू जो है वेस्कुलर टिश्यूज जाते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम जिसके थ्रू जाते हैं, तो उसमें माइटोटिक एक्टिविटी को क्या करता है, ये सप्रेस करता है, यानी कि उनको डिवाइड होने नहीं देता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो कैम्बियल एक्टिविटी को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। सेल डिवीजन, जो माइटोटिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, जो सेल डिवीजन होती है उस सेल डिवीजन को जो है ये सप्रेस करने का काम करता है, यानी कि कैम्बियल डोरमेंसी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी, कैम्बियल डोरमेंसी, तीनों के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। और कैम्बियल डोरमेंसी ज्यादातर ये कब करता है, विंटर के टाइम पे ये करता है। विंटर के टाइम पे ये सही से जाइलम फ्लोएम का नेटवर्क जो है कैम्बियम में ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। इसके बाद देखिए वाटर स्ट्रेस में इसका क्या रोल रहता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये हमने पहले जान लिया। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादातर अगर सूखा पड़े भाई, तो पौधे को अगर सूखे का अनुभव होता है तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हार्मोन डेवलप होगा। वाटर स्ट्रेस में ये डेवलप होगा, यानी कि पानी की कमी अगर पौधे को हो जाए। सॉल्ट का अगर उसको स्ट्रेस हो जाए, यानी कि ज्यादा सॉल्ट जो है मिल गए हैं पौधे के साथ, उसकी जड़ों में वाटर सोल्यूशन में ज्यादा जो है जो सॉल्यूट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो आ गए हैं, तो अगर जैसी भी स्ट्रेस कंडीशन हो ये डेवलप होगा। कोल्ड स्ट्रेस है, यानी कि ज्यादा ठंडी का जो है टेम्परेचर में पौधा आ गया है, तो उस समय पे ये डेवलप होगा। ये स्टोमेटल क्लोजर को बढ़ाता है, जिससे पानी का बचाव ये करता है पौधे में ड्राउट की ड्यूरिंग, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस को जो है ये इंप्रूव करता है, यानी कि पौधे जो है विपरीत जो परिस्थितियां होती है क्लाइमेट की उससे बच जाते हैं, ये वाली परिस्थितियों से जो है पौधे को ये बचाता है, ये जो ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए टेम्परली इनहिबिट करके। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए अगर पौधा अगर ग्रो कर रहा है, पानी है नहीं और वो प्रॉपर सेल डिवीजन करता रहा, तो वहां पर कमी हो जाएगी पानी की, ठीक है। तो इसलिए ग्रोथ को थोड़े समय के लिए रोक दो भाई, काम नहीं होगा तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगी पौधे की। तो इसलिए ये तैयार होता है कि अब पौधे को थोड़ा ये शांत करता है, पौधे में हो रही एक्टिविटी को थोड़ा ये रोक देता है, ताकि क्योंकि पहले से पानी की कमी है भाई, और ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो जो बचा हुआ भी थोड़ा बहुत वाटर है वो पौधे का यूज हो जाएगा और पौधा डेड कर जाएगा। तो इसलिए ये तैयार करता है पौधा, ठीक है। नेचुरली ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, अगर एबीए ना होता तो पौधे जो है स्टार्टिंग में ही डेड कर जाते, बट ये पौधे को जो है एक तरह से विपरीत परिस्थितियों से बचाता है, खुद को एक तरह से डेवलप करके, ठीक है। रूट जो है एबीए को प्रोड्यूस करती है, जो एक तरह से देखा जाए धीरे धीरे फिर वेस्कुलर जाइलम के थ्रू जो है पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑन अदर हार्मोन, इसका होता है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाता है ये ऑक्सिन को सप्रेस कर देगा, ठीक है। ये जो है जिब्रेलिन को जो है सप्रेस कर देगा, जिब्रेलिन फिर जो अमाइलेज बना रहा है, अमाइलेज बनने की जो प्रोसेस है उसको सप्रेस कर देगा, यानी कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखा रहा है। साइटोकाइनिन को भी ये काउंटर एक्ट कर दे रहा है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करेगा, ये उसको भी रोकने का यहाँ पर काम करता है। ये जो है पत्तियों में क्लोरोफिल को कम करने का काम करता है, ये जो है पौधे में बुढ़ापे को लाने का काम करता है, सेनिसेंस का यहाँ पर काम करता है। तो इसलिए देखा जाए तो नेचुरली एक ये एंटागोनिस्टिक है ग्रोथ के लिए, बट ये उन्हीं कंडीशन में होगा ज्यादातर जब स्ट्रेस कंडीशन पौधे में होगी, या पौधे को कंजर्व करना होगा, पौधे को बचाना होगा, बचाव करना होगा। फाइनली लास्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन की इसकी, तो देखिए ये सेल डिवीजन को रोकने का काम और सेल एलोंगेशन को रोकने का काम, यानी साइटोप्लाज्म का काम भी इसने बंद कर दिया। दूसरा जो सेल एलोंगेशन जिब्रेलिन का काम था ये भी बंद कर दिया। इसके बाद टॉलरेंस टू कोल्ड स्ट्रेस, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों के काम रहते हैं, ठीक है। कोल्ड स्ट्रेस को टॉलरेट करने के लिए जो है सहनशीलता ये पौधे को प्रोवाइड करता है। फ्रूट राइपनिंग को ये इनहिबिट कर देगा, यानी कि परिपक्वता जो आती है, पकते जो है फल, उसको ये रोक देगा, यानी इथाइलिन का भी काम इसने रोक दिया।
पार्थेनोकार्पिक डेवलपमेंट जो है ये करता है, यानी कि अगर हम इसका छिड़काव जो है या इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है रोज में तो उसमें बीज नहीं बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो जीए मीडिएटेड अमाइलेज जो सिंथेसिस है, यानी कि जिब्रेलिन जो अमाइलेज एंजाइम अमाइलेज बनाने का काम कर रहा है, उस काम को भी ये क्या करता है, एक तरह से रोक देता है, ठीक है। जब भी सीरियल सीड जर्मिनेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं, खाद्यान्न फसलों में जो अमाइलेज बनता है उसको कौन बनाता है, जिब्रेलिन बनाता है, और ये उसको भी रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये रहती है हमारे पास आज की क्लास, जिसमें कंप्लीटली हमने यहाँ पर देखिए एबीए यानी कि एफसीसी के सीट के बारे में जाना। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं सारे के सारे हमने यहाँ पर इस एक क्लास के माध्यम से डिस्कस किया। आपका कोई भी एग्जाम हो, आईसीआर का हो, एएसआर भी एग्जाम हो, कहीं ना कहीं इससे संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदर जैसे आईबीपीएस एएफओ हो, स्टेट एग्रीकल्चरल एग्जाम हो, सेंट्रल एग्रीकल्चरल एग्जाम हो, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है हिस्सा एक रहता है एग्जाम्स का, प्लांट हॉर्मोन्स। तो इसे कंप्लीट सीरीज के माध्यम से देखिए आज की इस क्लास के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिया इस सीरीज को फाइटो हार्मोन की, प्लांट हार्मोन की, जिसमें हमने 5 डिफरेंट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या प्लांट हार्मोन्स हैं या फाइटो हार्मोन्स हैं उनके बारे में जो है कंप्लीटली यहाँ पर हमने समझा। तो अगर आप इसी वीडियो में यहाँ पर पहली बार आए हैं, प्रीवियस क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हुई है तो जाकर के जरूर क्लासेस देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। सारी की सारी जानकारी सिमिलर इसी क्लास की तरह सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जो है मेंशन की गई है हर एक हार्मोन के बारे में, और ये हार्मोन्स जो हैं कहीं ना कहीं, और ये जो जानकारी है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में जरूर आपकी मदद करेगी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जो है यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।